नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुग़ल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों कल हमने पूरी वीडियो मुग़ल साम्राज्य पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दी और अब हम जानेंगे कि मुग़ल साम्राज्य में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसके बाद हम लोग उसकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, क्योंकि आर्थिक सामाजिक व्यवस्था जो है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसमें दिया है, तो मैं उसको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। आज हम केवल क्या कहते हैं मुग़ल प्रशासन के बारे में ही पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम पॉइंट है आपका मनसबदारी व्यवस्था। कल हमने पढ़ा था कि मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर ने शुरुआत की थी। आइए, अकबर द्वारा स्थापित प्रशासन तंत्र और राजस्व व्यवस्था को जहांगीर और शाहजहां ने मामूली फेरबदल के साथ जारी रखा, परंतु मनसबदारी व्यवस्था की कार्यपद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अकबर के अधीन अपनी सैनिक टुकड़ी के खर्च के लिए मनसबदारों को औसतन 240 रुपये प्रतिवर्ष प्रति सवार दिए जाते थे। बाद में जहांगीर के शासनकाल में उसे घटाकर 200 रुपये कर दिया गया। आगे चलिए, अलग अलग सवारों को उनकी राष्ट्रीयता और घोड़े के स्तर के अनुसार अदायगी की जाती थी। मुग़ल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों के पक्ष में थे। प्रत्येक टुकड़ी में ईरानी और तुरानी, मुग़ल, भारतीय, अफगान और मुसलमान बराबर संख्या में रखने की व्यवस्था थी। जहांगीर ने एक प्रणाली आरंभ की जिसके अनुसार कुछ खास सरदारों को जात दर्ज में कोई वृद्धि किए बिना अधिक सवार रखने की इजाज़त दी जा सकती थी। आइए चलिए, इस प्रणाली को दुअस्पासी अस्पा प्रणाली, जिसका शाब्दिक अर्थ था 2 या 3 घोड़ों वाला सवार, भी इसको कहते थे। सामान्यतः किसी भी मनसबदार को उससे जात दर्जे से ऊंचा सवार दर्जा नहीं दिया जाता था। शाहजहां के शासनकाल में एक और भी परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसका उद्देश्य किसी सरदार द्वारा रखे जाने वाले सवारों की अपेक्षित संख्या में अत्यधिक कमी कर देना था। इस प्रकार सरदारों से अपने सवार दर्जे के सिर्फ 1/3 सवार तथा कुछ मामलों में तो सिर्फ 1/4 सवार ही रखने की अपेक्षा की जाती थी। आगे चलिए, उदाहरण के लिए जिस सरदार को 3000 का जात और 3000 का सवार दर्जा प्राप्त होता था, वह 1000 से ज़्यादा सवार नहीं रख सकता था, लेकिन उसका दर्जा 3000 सवार दुअस्पासी अस्पा का होता तो वह उससे दुगना अर्थात 2000 सवार रख सकता था। यद्यपि मनसबदारों के वेतन रुपयों में निर्दिष्ट होते थे, लेकिन उन्हें सामान्य रूप से नगद भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि इसके एवज में उन्हें जागीरें दी जाती थी। आगे चलिए, आगे हम पढ़ेंगे कि मुग़ल कालीन में जो उच्च अधिकारी होते थे वो कौन कौन से थे और उनका कार्य क्या था। देखिए, सबसे पहला जो है वो मीर आतिश है। यह शाही तोपखाने का प्रधान था तथा यह मंत्री पद पर नहीं होता था। इसकी सिफारिश पर महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र द्वारा कोतवाल की नियुक्ति होती थी। आइए अगला देखते हैं, दीवाने तन। यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। इसे युद्ध के अवसर पर छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः सेना की वेतन बांटने का अधिकार होता था। आइए तीसरा देख लेते हैं, दरोगा ए डाक चौकी। तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। यह इसके साथ साथ पत्र व्यवहार का भी प्रभारी होता था। आगे चलिए, चौथा देखेंगे, मीर बहर। यह जल सेना का प्रधान होता था और इसका प्रमुख कार्य शाही नौकाओं की देखभाल करना होता था। नाज़ीर बयूतात पांचवा है ये, और यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। छठा है वकिया नवीस। यह समाचार लेखक होता था जो राज्य के सभी समाचारों से केंद्र को सूचित करता था। आइए सातवां देख लेते हैं, खुफिया नवीस। यह गुप्त पत्र लेखक होते थे जो गुप्त रूप से केंद्र को महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध कराते थे। आइए आठवां देख लें, हरकारा। ये जासूस व संदेशवाहक दोनों होते थे। आइए नौवां देख लेते हैं, विधि कवि। तो अकबर ने अपने शासनकाल में 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति हुई। इसके अतिरिक्त यह प्रांतों के भूमि पर लगान संबंधी कागजात तैयार करता था। आगे चलते हैं, इसी में पढ़ते हैं। और यह साथ ही साथ अमल गुजार के अधीन भी कार्य करता था। 10वां जो है अधिकारी वह है मुशरीफ, और इसका काम था कि यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। आगे चलिए, आगे जो आपका 11वां अधिकारी है वो आपका मुहतसिब,
और ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था, साथ ही शरीयत के प्रतिकूल कार्यों को रोकता था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों व पाठशालाओं को तोड़ने के लिए मुहतसिबों की नियुक्ति की थी। आगे चलिए, अब हम जानेंगे आगे कौन कौन से कार्य थे उस समय प्रशासन में। तो जागीरों के आवंटन के लिए राजस्व विभाग को एक बही रखनी पड़ती थी, जिसके विभिन्न क्षेत्रों की कूती गई आमनी जो जमा की गई आमदनी दर्ज होती थी, लेकिन लेखा रुपयों में नहीं बल्कि दामों कम मूल्य का एक सिक्का में दिखाया जाता था। इस दस्तावेज को जमा दामी भी आमदनी भी कहा जाता है। मनसबदारों की बढ़ती संख्या और कई दूसरे कारणों से राज्य के वित्तीय संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा और एक नई युक्ति अपनाकर सरदारों द्वारा अपने सवार दर्जे के अनुसार रखे जाने वाले सवारों और घोड़ों की संख्या में और भी कमी कर दी गई। आगे चलिए, इसी नई युक्ति को अपनाकर द्वारा अपने सवार दर्जे के अनुसार रखे जाने वाले सवारों और घोड़ों की संख्या में और भी कमी कर दी गई। और इस युक्ति के अनुसार मनसबदारों के वेतन सालाना की बजाय माहवारी पैमाने पर तय कर दिए गए, जिसे 10 मासा, 8 मासा, 6 मासा, 5 मासा पैमाने पर, और उसी के अनुसार उनके लिए निर्धारित सवारों की संख्या में भी कमी कर दी गई। दोस्तों, ये 10 मासा मतलब हो गया कि 10 माह में, 8 माह में, 6 माह में या 5 माह में। आगे चलिए, मुग़लों की मनसबदारी प्रणाली काफ़ी जटिल थी और इसकी कुशलता से काम करना कई बातों पर निर्भर था। इनमें दाख प्रणाली व जागीरदारी प्रथा का भी सही अमल भी शामिल था। आइए मुग़ल सेना के बारे में देख लेते हैं, किस प्रकार से वो गठित की गई थी, उसका संगठन किस प्रकार से था। तो घुड़सवार मुग़ल सेना की प्रमुख वाहिनी थे तथा मनसबदार अधिक से अधिक घुड़सवार जुटाते थे। मनसबदारों के अलावा खुद मुग़ल शहंशाह भी फूटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है तथा उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे तथा उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालयों के अधिकतर मुंशी मतलब क्लर्क, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। आगे चलिए, आगे हम पढ़ेंगे बहुत से अहदियों को सहायकों और शाही फरमानों के वाहकों के पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। बहुत से अहदी कुशल बंदूकचियों मतलब बंदूकदाओं और धनुर्धरों मतलब तीरंदाजों के तर्ज पर काम करते थे। आगे चलिए, तो अहदियों के अलावा शहंशाह एक शाही अंगरक्षक का एक और दल भी रखते थे। वे लोग घुड़सवार होते थे लेकिन नगर दुर्ग और राजमहल में पैदल काम करते थे। पैदल सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी थी, लेकिन वे कई हिस्सों में बटे हुए थे और उनमें से बहुत से लोग बंदूक कूची थे। यही लोग असली पैदल सेना थे, लेकिन पैदल सैनिकों में भार वाहक, नौकर चाकर, हरकारे, तलवारबाज, पहलवान और गुलाम आदि भी शामिल रहते थे। आगे चलिए, गुलामों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी कि सल्तनत काल में फिरोज तुगलक के समय बढ़ गई थी। ठीक है, आगे चलिए, उन्हें खाना पीना, कपड़ा लत्ता बादशाह और शाही परिवार के लोगों से मिलता था। कभी कभी गुलाम अहदी का पद भी हासिल कर लेते थे, लेकिन सामान्यतः पैदल सैनिकों का दर्जा निम्न होता था। मुग़ल शहंशाहों के पास लड़ाई में काम आने वाले हाथियों का एक विशाल हाथी खाना भी होता था और साथ ही एक सुसंगठित तोपखाना भी। तोपखाने के 2 हिस्से होते थे, एक भाग था भारी तोपखाना। ठीक है, आगे चलिए, इस तोपखाने की तोपों का इस्तेमाल किलों की रक्षा करने और शत्रु के किलों को भेदने के लिए किया जाता था। ये तोपें बहुत भारी भरकम होती थी, जिन्हें इधर उधर ले जाना बहुत मुश्किल होता था। एक भाग हमने ऊपर देखा कि भारी और दूसरा भाग था हल्का तोपखाना। इस तोपखाने की आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था और जब भी शहंशाह चाहता था यह तोपखाने उसके साथ चलते थे। आगे चलिए, आरंभ में बहुत से उस्मानियों और पुर्तगालियों को तोपखाना विभाग में रखा गया। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने जो शाहजहाँ के लाहौर और कश्मीर गया था, हल्के तोपखाने को बहुत प्रभावकारी पाया। वह कहता है उसमें 50 मैदानी तोपें शामिल थी और सभी पीतल की बनी हुई थीं। प्रत्येक तोप एक सुगढ़ और भली भांति रंगी पुती गाड़ी पर रखी होती थी, जिससे 2 अच्छे घोड़े खींचते थे और एक तीसरा घोड़ा वक्त पर काम आने के लिए रखा जाता था।
आगे चलिए अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। तोपें हाथियों और ऊँटों पर ढोई जाती थी। दोस्तों ये चैप्टर जो है मुग़ल प्रशासन ये समाप्त हो गया और इसमें जो सबसे प्रमुख है वो आपको याद रखना है मनसबदार, और जो ऊपर मैंने क्या कहते हैं मुग़ल प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में बताया था जो ये वाले थे, इनको आपको याद रखना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इनको चाहे किसी बुक में नोट कर लीजिएगा और बने रहिए चैनल के साथ। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।